नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास बुलेटिन सिटी लाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो खबरों का रुख करते हैं। इंदौर के चोइथराम नेत्रालय में कैंप में हुए ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों की आंख में इन्फेक्शन और आंख की रोशनी कम होने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। बता दें, 20 मार्च को इंदौर के चोइथराम नेत्रालय में कैंप में 69 मरीजों के ऑपरेशन हुए थे, जिसके बाद ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन हुआ और उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई। मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की गई, जिसके बाद जिला अंधत्व निवारण प्रभारी ने तुरंत चोइथराम नेत्रालय के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया। कलेक्टर के मुताबिक इस मामले में टीम गठित कर जांच की जा रही है, कारणों का पता लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से कोई इस प्रकार की गलती दोबारा ना हो और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसके कारणों की पड़ताल भी हो जाए। इस हेतु टीम को निर्देशित किया गया है। फिलहाल उनका जो ऑपरेशन के बाद की चीज़ें होती हैं और सुधारात्मक सर्जरी होती है, उस पर भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और ज़्यादातर स्थितियाँ ठीक हैं। राजगढ़ में EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा निकालने में जमकर दलाली चल रही है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके हक का पैसा निकालने के लिए दलालों को एक मोटी रकम चुकानी होती है। इसके बाद ही खाते से EPF की राशि जमा होती है। राजगढ़ के CCB में ब्यावरा जांच के मैनेजर गोपाल कृष्ण मिश्रा रिटायर्ड हो चुके हैं। EPF निकालने कर्मचारी ने 3 बार आवेदन भी किया, लेकिन हर बार आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। इस पूरे मामले में मुल्तानपुरा में संचालित होने वाले कियोस्क सेंटर के संचालक सुनील चंद्रवंशी पर आरोप लग रहे हैं कि रिटायर्ड कर्मचारी का कहना है कि कियोस्क संचालक ने उनसे EPF निकलवाने के लिए 50,000 रुपए की डिमांड की। वहीं संचालक पर यह भी आरोप है कि ये वो राशि को ग्वालियर के EPF डिपार्टमेंट के कुछ अफसरों तक पहुंचाते हैं, जिससे हितग्राही की राशि उसे तुरंत मिल जाती है। रिटायर्ड कर्मचारी बीते कई दिनों से अपने मेहनत की जमा पूंजी को पाने के लिए तरस रहा है। अपरिहार्य कारणों को दर्शा करके वहां से रिजेक्ट कर दिए गए। मुझे जानकारी हुई कि कियोस्क संचालक ब्यावरा में सुनील चंद्रवंशी इस काम को करते हैं। मैंने उनसे संपर्क साधा तो उन्होंने भुगतान कराने के लिए मुझसे 50,000 रुपये की मांग की। इधर बहुचर्चित कोयला घोटाले के आरोप में जेल में बंद निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया और निलंबित महिला IAS रानू साहू से 3 दिन की पूछताछ रविवार को खत्म हो गई। ACB EOW की विशेष कोर्ट से ब्यूरो ने दर्ज की FIR में पूछताछ के लिए एक आवेदन लगाकर अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 4, 5 और 7 अप्रैल कुल 3 दिन की अनुमति दी थी, जिसके बाद EOW की विशेष टीम ने जेल के महिला सेल में जाकर दोनों से 3 दिन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों से किस तरह के जवाब मिले हैं, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्यूरो ने दोनों से पूछताछ के लिए घोटाले से संबंधित 20-25 सवालों की प्रश्नावली भी तैयार की थी, जिसके संतोषजनक जवाब नहीं मिले हैं। हालांकि इसकी पुष्टि ब्यूरो के किसी अधिकारी ने अभी तक नहीं की है। प्रदेश में हुए बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले मामले के आरोप में इसी जेल में बंद सौम्या चौरसिया और महिला निलंबित IPS रानू साहू से आज तीसरे दिन ACB EOW की टीम पूछताछ करने पहुंची है और इसी महिला सेल में ये बंद हैं। जो रायपुर सेंट्रल जेल का जो महिला सेल है, यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो यहाँ बंद हैं और इसी क्रेटा गाड़ी से ACB EOW की टीम यहाँ पहुँची है। और अगर पूछताछ की अगर बात करें तो ACB EOW की टीम में एक एडिशनल SP स्तर के अधिकारी, एक महिला TI और एक पुरुष TI, कुल 3 सदस्यीय टीम पिछले 2 दिनों से यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे पूछताछ उनसे लगातार कर रही है। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि जेल में बंद जो सौम्या चौरसिया और रानू साहू जो हैं, उनसे कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिले हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि जो है ACB EOW के कोई भी अधिकारी ने नहीं की है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि आज अंतिम दिन है पूछताछ का, क्योंकि ACB EOW के विशेष न्यायाधीश ने 3 दिन की अनुमति यहाँ पे पूछताछ की दी थी, जिसमें 4, 5 और 7 तारीख को ये पूछताछ यहाँ पे ACB EOW करनी थी। और अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि यहाँ से जो पूछताछ के तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर ACB EOW की टीम किस तरीके से
आगे कार्रवाई करती है। कैमरामैन रमा शंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। राजनांदगांव के जिला सहकारी बैंक में कांग्रेस शासन काल में फर्जी तरीके से 51 लोगों के अलग अलग पदों में भर्ती का मामला सामने आया है, जिसकी जांच के लिए रजिस्ट्रार अधिकारियों की टीम जिला सहकारी बैंक में पहुंची थी और मामले की जांच की गई, जिसमें नियुक्तियां फर्जी पाई गई है और 51 दैनिक वेतनभोगी की सेवा समाप्त कर दी गई है। फिलहाल मामले में जांच जारी है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण में एक प्रश्न उठाया था, जिसमें राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक में 51 विभिन्न पदों पर फर्जी तरीके से नियुक्तियां की गई थी, जिसके बाद सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जांच के आदेश दिए थे। इस सब को लेकर के हमारे जो सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी, उनने निर्देशित करके एक ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित किया, जो पिछले 2 दिनों से राजनांदगांव में बैठ करके जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी उनसे और जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उस सब विषय को लेकर के जांच की कार्रवाई प्रारंभ की हुई है। रायपुर पुलिस ने कबाड़ियों ने ठिकानों पर दबिश देकर करीब 57 लाख का कबाड़ जब्त किया है। साथ ही 44 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले मीटिंग के दौरान आईजी अमरीश मिश्रा ने कबाड़ियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कुछ थानेदारों को फटकार भी लगाई थी। उसके बाद रविवार को पुलिस की अलग अलग टीमों ने उरला, डीडी नगर, आमानाका, मोहदापारा, तेलीबांधा, गुड़ियारी, राजेंद्र नगर, धरसीवा, पंडरी, खमारडी और गोबर नवापारा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जिनके पास दस्तावेज नहीं थे ऐसे 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 41, 104 और 369 धारा के तहत कार्रवाई की गई है। 17 वाहनों को जब्त किया गया है। लगभग 97 लाख रुपए का कबाड़ जब्त किया गया है। कबाड़ी ऐसा है जिनके पास रेलवे के सामान भी बरामद हुए थे, उसको रेलवे को सुपुर्द किया गया है जब्त करके, और उसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। और इधर शालेय शिक्षक संघ के साथ छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने संघ के प्रतिनिधियों के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल से नौकरी बचाने की गुहार लगाई है, तो दूसरी ओर डीएलएड शिक्षक, बीएड के डिग्रीधारी शिक्षकों की नियुक्ति को खारिज कर डीएलएड की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को नौकरी देने की अपील की है। इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि पिछली सरकार के दौरान 4 मई 2023 को डीपीआई ने शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में सहायक शिक्षक के पद पर बीएड कोर्स को भी मान्य किया गया था। 10 जून 2023 को इसकी परीक्षा हुई थी और 2 जुलाई 2023 को रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। 11 अगस्त 2023 को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द करने के साथ ही बीएड को प्राथमिक स्तर के लिए अमान्य ठहरा दिया। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए सिर्फ डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षकों को 6 महीने की सेवा के बाद पदमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। सब आए हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। और इधर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत तेज है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण के सियासी मुकाबले में पीएम मोदी उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को जबलपुर पहुंचे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत रोड शो के जरिए की। इस दौरान पीएम मोदी ने करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम मोदी के जबलपुर में पहली बार हुए रोड शो के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ पूरे रास्ते में थी। जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र महाकौशल के दक्षिण पूर्व में है, जहां आदिवासी मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के दौरान महाकौशल की 4 सीटों जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। छिंदवाड़ा को छोड़ दें तो शेष तीनों सीटें यानी जबलपुर, बालाघाट और मंडला सीट पर छिंदवाड़ा छोड़कर बाकी 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी ने महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो के जरिए मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा को भी साधने की कोशिश की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का महाकौशल की धरती पर आना ही पूरे महाकौशल क्षेत्र को एक संदेश देने की बात है। उसमें छिंदवाड़ा अछूता रह ही नहीं सकता। निश्चित वहाँ तक संदेश जाएगा। वैसे ही वो लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने हमारे लिए इतना और कुछ कर दिया तो फिर तो और लोकप्रियता बढ़नी ही है। और अधिकतर आप देखेंगे भीड़ में महिलाओं की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इस बार ज़रूर कमाल होगा क्योंकि मोदी सरकार इस बार 400 पार जाने वाली है ये, और मोदी जी की जो गारंटी है वो पक्की गारंटी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को पत्थलगांव में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें जीत के मंत्र दिए। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस नेता चरणदास महंत के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। वहीं IBC 24 से बात करते हुए सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सस्ता गैस सिलेंडर का लाभ दिया जाएगा। सम्मेलन में सीएम की धर्मपत्नी कौशल्या साय, लोकसभा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया, लोकसभा प्रभारी प्रबोध मिंज और प्रबल प्रताप सिंह जुदेव भी मौजूद रहे। चुनाव संपन्न हो जाए, चुनाव के बाद इस पर भी विचार करेंगे और इसको भी लागू करेंगे, कहीं वो हम लोग की मोदी की गारंटी में है। थैंक इधर बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। दरअसल देवेंद्र यादव चुनावी सभा को लेने गौरेला के हरिचंदा वाटिका पहुंचे थे, जहां उनके समर्थकों ने मुख्य रोड में सड़क किनारे लगे सरकारी खंभों में कांग्रेस के झंडे लगा दिए। आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी जब चुनाव आयोग के निगरानी दल को पहुंची तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। तो वहीं देवेंद्र यादव ने आयोग का नोटिस मिलने के बाद जवाब देने की बात कही है। इधर जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम वासुदेव ने किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किए जाने की भी बात कही है। इसके संबंध में वो जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्टिंग करेंगे, जो जैसा रहेगा उसको वीडियोग्राफी लिया जा रहा है VST टीम द्वारा। सरकारी संपत्तियों को दुरुपयोग क्या कितना गंभीर है? चुनाव आयोग से अगर कोई नोटिस आएगा तो बात करेंगे। पूरी आचार संहिता का पालन करती है और कहीं पर यदि कोई त्रुटि की है तो उसको जरूर हम दिखवाते हैं और चुनाव में आचार संहिता लगा है उसका पूरा सम्मान करते हैं और उसमें कहीं भी कोई चूक होगी तो हम तत्काल उसको दिखवाते हैं। लोरमी में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान रोचक नजारा देखने को मिला। सम्मेलन के दौरान अचानक तेज बारिश होने लगी। बावजूद इसके नेताओं के भाषणों का दौर जारी रहा। इस दौरान कार्यकर्ता और नेता दोनों ही खासे उत्साह में नजर आए। बरसात के बीच डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ ही धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला और बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू सभी मंच पर छाता लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते दिखे। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही नक्सली घटनाओं और पुलिस के एक्शन पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी हुआ वो दुखद है। बस्तर में शांति स्थापित होनी चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि गांव-गांव तक विकास पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए सरकार हर वक्त तैयार है। विकास की गंगा बहाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। डिप्टी सीएम ने बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के कांग्रेस में आपसी गुटबाजी को लेकर दिए बयान पर उन्होंने तंज कसा है। विजय शर्मा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को हराया है। आपसी गुटबाजी का मसला तो ऐसा है, वहाँ पर तो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष की टिकट काटकर उनको टिकट दे दी गई और वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं एक नया कैंप खोलकर बैठे हैं। मैंने भी देखा है वीडियो, उसमें वो तो है ही हैं, उनके साथ जो और गए हैं तो उन्होंने तो टोपी भी नहीं लगाई है, उन्होंने सिर ढका ही नहीं है। मैं वीडियो देखा हूँ। तो परंपराओं का पालन तो करना चाहिए भाई। छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान नकुलनाथ ने आदिवासी अंचल के गांव तेंदनी और अनहोनी में जनसभा को संबोधित किया।
सभा में नकुलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। नकुलनाथ ने कहा कि बीजेपी SC ST और OBC वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को छीनना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के रहते हुए आदिवासियों का आरक्षण छीनने नहीं दिया जाएगा। सभा में कहा कि आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सच्चाई यही है कि आज भी आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और किसान दुगनी आय का धोखा खाकर लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ये भाजपा का असली चेहरा है। इसके बाद नकुलनाथ ने माता मंदिर में भी पूजा अर्चना की। ये आरक्षण हमारे OBC ST SC वर्ग से ये आरक्षण भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए हम कभी भारतीय जनता पार्टी को ये आरक्षण हमारे आदिवासी भाइयों से छीनने नहीं देंगे। PCC चीफ जीतू पटवारी के आरोप पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसा है कि वो अपने वादे की छन्नी लगाकर खुद देखें। हम जय जय सियाराम करके मैदान में हैं। वहीं खजुराहो के प्रत्याशी का पर्चा निरस्त किए जाने पर भी शर्मा ने पलटवार किया है। प्रत्याशियों के डराने धमकाने के आरोप पर कहा कि हम किसी को नहीं डरा रहे हैं। जिन्होंने राम का निमंत्रण ठुकराया है उनको पता नहीं कौन कौन डरा रहा है, राम ही जानता है। ऐसा है कि झूठ उतनी बोलो जितनी समझ में आए। अब तुम्हारी चौतरफा भद पड़ रही है कि लोग दस्तखत करना भी भूल गए। अब ये भी हमने बोला था कि दस्तखत मत करो। अरे भैया, हम किसी को नहीं डरा रहे। हम तो कह रहे हैं अब तो हमें किसी को शामिल करने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेताओं ने रविवार को सामूहिक उपवास किया। भोपाल के नीलम पार्क में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए केजरीवाल की जल्द रिहाई की मांग की है। इस दौरान आप नेताओं ने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी झूठे केस में फंसाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है पूरी घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है और ईडी CBI का सहारा ले रही है, तानाशाही कर रही है। इसी के खिलाफ हम सब एक एक कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल जी हैं और हम सब यहाँ पर अनशन पर बैठे। लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं के आरोप प्रत्यारोप भी चरम पर है। कांग्रेस के होली मिलन समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन में अलीराजपुर पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भुरिया ने मध्य प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विक्रांत ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 1999 में अलीराजपुर के राजवाड़ा इलाके में हुए तिहरे हत्याकांड का जिक्र किया। इस दौरान विक्रांत भुरिया ने कहा कि जो लोग हनुमान मंदिर में मारकाट कर सकते हैं वो और क्या कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जो राम भक्तों का नहीं हुआ वो राम का क्या होगा। इतना ही नहीं, विक्रांत भुरिया ने मंत्री नागर सिंह चौहान और उनके परिवार पर रेत और शराब के अवैध कारोबार में लिप्त होने के भी आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता चौहान को प्रत्याशी बनाया है। हनुमान मंदिर में जो मारकाट मचा सकता है, जो राम के भक्तों का नहीं हुआ, राम का क्या होगा। और इसलिए ऐसे लोग सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, पर ना ये राम के सगे हुए हैं ना आप लोगों के सगे होंगे। एक चीज याद रख लेना। मुरैना जिले के दौरे पर आए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सती माता मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर 3 जगह होली मिलन समारोह में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष के साथ लोकसभा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर सहित जिले के जनप्रतिनिधि होली मिलन समारोह में मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सिकरवारी क्षेत्र में जौरा और सबलगढ़ विधानसभा के लोगों ने होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रमों में आकर अपने परिवार के लोगों से मुलाकात भी होती
होती है, साथ साथ जो बुराइयां हैं उनका भी अंत होता है। विधानसभा अध्यक्ष ने इशारों में कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष इस समय ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर हैं और वो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर सभी जगह जाकर होली मिलन समारोह कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। गांव में हमारे सोबरन सिंह जी जो टेंट संचालक मनोज सिंह सिकरवार में कुर्सियां डाले भोजन किया गया है और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि सिकरवार बंधुओं ने मुझे बुलाया, उसके कारण मुझको भी अपने परिवार के हजारों लोगों से मिलने का मौका मिला। भोपाल के प्रसिद्ध प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर पर इस वर्ष विशेष रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिवसीय रामकथा का यह आयोजन मंदिर प्रांगण में 14 अप्रैल से 23 अप्रैल तक होगा। राजधानी वासियों को अयोध्या के प्रसिद्ध कथावाचक संत गोपाल दास महाराज के श्रीमुख से रामकथा सुनने को मिलेगी। रामकथा की शुरुआत 14 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा से शुरू होगा, जिसमें शहर के जाने माने और साधु संत सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं और नगरवासी भी शामिल होंगे। रामकथा के समापन पर हर वर्ष की तरह हनुमान जयंती के दिन विशाल नगर भोज का आयोजन होगा। मंदिर के संरक्षक श्री 108 महामंडलेश्वर महंत राम भूषण दास जी महाराज ने शहरवासियों को इस आयोजन में आमंत्रित किया है। परम हनुमंत लाल जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सिद्ध प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर पर 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन जो 14 तारीख से 23 तारीख तक का रहेगा, उसमें राम कथा का भव्य आयोजन रहेगा। 14 तारीख को कलश यात्रा रहेगी और सुबह 8 बजे से प्रारंभ रहेगी। प्रतिवर्ष के भांति श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में राम कथा 14 तारीख से 23 तारीख तक और 14 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी, उसमें आप लोगों को भी आना है। और 23 तारीख को मंगलवार पड़ रहा हनुमान जयंती है, तो उसमें नगर भोज है। दीपका के प्रगति नगर में सेंट थॉमस स्कूल और सांस्कृतिक भवन के आसपास SCCL प्रबंधन ने बड़ी संख्या में प्लांटेशन कराया है, जहां पक्षियों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहीं इस इलाके में ध्वनि प्रदूषण को लेकर बाइकर्स और सामाजिक तत्वों पर आसपास के लोग निगरानी करते हैं और उत्पात मचाने वालों को सबक भी सिखाया जाता है, लेकिन अब तक ऐसी स्थिति नहीं बनी है और लोग इस नज़र को देखने दूर दूर से आते हैं। इस जगह पर कई प्रकार के पक्षी एक साथ रहते हैं। तोता, मैना और गौरेला पक्षी समेत अलग अलग प्रजाति के पक्षी भी देखे जाते हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि वन विभाग इस जगह को संरक्षित करे और पक्षियों के संरक्षण दे। वहीं पक्षियों के लिए यहाँ स्थानीय स्तर पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।